गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्षितिज भाग 2 पाठ पुस्तक के पाठ संख्या 11 राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना बाल गोविंद भगत का अध्ययन करेंगे। इस पाठ को पढ़ने से हमारे अंदर जो विभिन्न अवधारणाओं का विकास होगा उसकी सूची मैंने यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग राम वृक्ष बेनीपुरी जी की यानी लेखक का जो सामान्य परिचय है उससे अवगत होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में शायद यहाँ से भी कुछ प्रश्न हो। इनका जो जन्म हुआ था वो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक गांव है बेनीपुर। वहाँ पर 1889 ईस्वी में बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था, जिसके कारण इनका जो बचपन है वह अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीता था। इन्होंने 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन जो गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा था उसमें वो सक्रिय रूप से जुड़ गए और स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। इनकी मृत्यु 1968 ईस्वी में हुई थी। राम वृक्ष बेनीपुरी जी सृजनात्मकता के धनी थे, क्योंकि इन्होंने केवल 15 वर्ष की अवस्था में ही अनेक पत्र पत्रिकाओं में अपनी रचनाओं को छपने के लिए भेजने लगे थे। ये प्रतिभाशाली पत्रकार भी थे। इनकी रचनाओं में जो हमें खासियत दिखाई देती है वह है स्वाधीनता की चेतना, मनुष्य की चिंता और इतिहास का युग के अनुरूप उसकी व्याख्या। इनकी विशिष्ट लेखन शैली के कारण ही इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। यह चीज़ जरूर याद रखेंगे। राम वृक्ष बेनीपुरी जी को कलम का जादूगर भी कहा जाता है। इन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिसमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा प्रमुख है। इन्होंने विभिन्न साहित्य की रचना की है, जिसमें उपन्यास भी है, कहानी भी है, नाटक भी है, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, ये सभी गद्य विधाएं हैं। उपन्यास में इन्होंने लिखा है पतितों के देश में, कहानी है इनका चिता के फूल, नाटक इन्होंने लिखा अम्बपाली, रेखा चित्र का उदाहरण है माटी की मूर्तें, काफ़ी लोकप्रिय है। यात्रा वृत्तांत है इनका पैरों में पंख बांधकर, और संस्मरण जंजीरें और दीवारें। हमारा जो आज का क्लास है बाल गोविंद भगत, वह रेखा चित्र का उदाहरण है। अब रेखा चित्र क्या है यह जानना पहले जरूरी है, पाठ को समझने से पहले। रेखा चित्र क्या है कि चित्रकला में जिस प्रकार रेखाओं के माध्यम से दृश्य या रूप को उभारा जाता है, चित्रकला में हम क्या करते हैं, रेखाओं के माध्यम से कोई भी दृश्य, कोई भी रूप को हम उभारते हैं। उसी प्रकार जब साहित्य में शब्दों के माध्यम से दृश्य या रूप को उभारा जाता है तो उसे रेखा चित्र कहते हैं। तो रेखा चित्र की प्रधान विशेषता रूप या दृश्य की प्रस्तावना है, ये जरूर याद रखेंगे।
रेखा चित्र की प्रधान विशेषता रूप या दृश्य की प्रस्तावना है। दृश्य या रूप की बाहरी और भीतरी विशेषताओं को ताड़ लेने वाली जो तेज दृष्टि होती है लेखकों में, उसके बिना रेखा चित्र नहीं लिखा जा सकता। और रेखा चित्र लिखते समय गति का भी विशेष महत्व होता है। जैसे वक्र रेखाओं में गति का आभास होता है, उसी प्रकार वाक्य अपनी बनावट में चाहे जितने सीधे हों, इसी प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनसे वक्रता का आभास होता है। गति, व्यंजना और चित्रात्मकता रेखा चित्र के विशेष गुण होते हैं। यानी गति होनी चाहिए, व्यंजना होनी चाहिए और चित्रात्मकता होनी चाहिए। तो ये याद रखेंगे, क्योंकि बाल गोविंद भगत जो आपका चैप्टर है वह रेखा चित्र का उदाहरण है। ये आधुनिक गद्य विधा है, क्योंकि लेखक ने बाल गोविंद भगत जी का जो चित्रण किया है वो यथार्थ रूप में हमारे मन मस्तिष्क पे ठीक उसी प्रकार बैठ जाता है जिस प्रकार के वे विलक्षण चरित्र के व्यक्ति थे। तो रेखा चित्र को जरूर याद रखेंगे। इस पाठ में कुछ कठिन शब्द है जिसको मैं पहले ही आपको बता देता हूं उसके अर्थ को, ताकि जब हम पाठ के सार को देखें तो ऐसे शब्द जहां आएंगे तो आपको समझने में समस्या नहीं होगी। मंझोला, मंझोला यानी ना बहुत बड़ा होता है ना बहुत छोटा, मंझोला। कमली जटाजूट जो कंबल है, ठंड के दिनों में हम इसका प्रयोग करते हैं। कमली जटाजूट यानी कंबल। खामखा अनावश्यक। रोपनी ग्रामीण शब्द है, गांव से जुड़ा हुआ, धान की जो हम रोपाई करते हैं। कलेवा सवेरे का जो जलपान है, जो हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, वह कलेवा। पुरवाई पूरब की ओर से बहने वाली हवा, पुरवाई। मेड़ खेत के किनारे मिट्टी के ढेर से बनी हुई ऊंची लंबी जो खेत की घेरती आड़ है, जो दो खेतों के बीच में एक तरह से विभाजक रेखा है, वो मेड़। अधरतिया आधी रात। झिल्ली झिंगूर। दादुर मेंढक। खंजरी ढपली के ढंग का किंतु आकार में उससे छोटा एक वाद्ययंत्र है, खंजरी। निस्तब्धता सन्नाटा। पोखर तालाब। टेरना यानी सुटीला अलापना। आवृत ढका हुआ। श्रम बिंदु, श्रम बिंदु यानी परिश्रम के कारण, जब हम मेहनत करते हैं उसके कारण जो पसीने की बूंद हमारे शरीर पे, हमारे चेहरे पे जो आता है वो श्रम बिंदु। संध्या, संध्या के समय किया जाने वाला भजन संध्या। बाल गोविंद भगत इस पाठ का जो सार है, आज के क्लास में हम केवल उसके सार को देखेंगे। तो पाठ का सार है कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी की मुलाकात एक ऐसे विलक्षण चरित्र के व्यक्ति से हुआ, और वह व्यक्ति कोई और नहीं बाल गोविंद भगत थे। उसके बारे में जो उनका शब्द चित्र है वह देखिए किस तरह से राम वृक्ष बेनीपुरी लिखते हैं कि बाल गोविंद भगत लगभग 60 वर्ष के आसपास के एक मंझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनके लगभग सारे बाल सफेद हो चुके थे और वो बहुत ही कम कपड़े पहनते थे। कमर में सिर्फ एक लंगोटी और सिर में कबीरपंथियों की जैसी एक कनफटी टोपी। शब्द पे ध्यान देंगे, आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न के सही उत्तर को अवश्य कर पाएंगे।
कमर में सिर्फ एक लंगोटी और सिर पे कबीर पंथियों की जैसी कनफटी टोपी। जाड़े में एक काली कमली यानी कंबल को ओढ़े रहते थे और उनके मस्तक पर हमेशा एक रामानंदी चंदन लगाने का प्रकार है। आपने देखा होगा कई तरह से लोग चंदन लगाते हैं, तो रामानंदी चंदन वो अपने मस्तक पर लगाते रहते, हमेशा लगा के रखते थे। और गले में तुलसी का माला वो पहनते थे। मस्तक पे रामानंदी चंदन, गले में तुलसी का माला और जाड़े के दिनों में एक कम्बल ओढ़े रहते थे। वे खेतीबाड़ी भी करते थे। उनका अपना एक मकान भी था जिसमें वो बेटे और बहू के साथ रहते थे। लेकिन वो आचार विचार और व्यवहार और स्वभाव से साधु थे। आज आप लोग देखे होंगे कि बाह्य आडंबर से भी साधु दिखाई देता है। छपे हुए कपड़े को ओढ़ लेना, हाँ? राम नाम के चद्दर को भी ओढ़ लेना, विभिन्न तरह के विभिन्न रंग के कपड़ों का इस्तेमाल। लेकिन ये इनका जो आचार था, विचार था, व्यवहार था या इनका जो स्वभाव था, ये इनसे साधु थे। ये दिखावेपन वाला साधु नहीं थे। और ये अपना आदर्श मानते थे संत कबीरदास जी को। और कबीर के उपदेशों को उन्होंने अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लिया था। और वो कबीर को साहब कहते थे। याद रखेंगे, कबीर को वो साहब कहते थे और कबीर के पदों को ही वो गाया करते थे। लेखक लिखते हैं कि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे और सबसे खरा व्यवहार यानी उचित व्यवहार वो करते थे। और दो टूक बात कहने में संकोच नहीं करते थे। लेकिन किसी से अनावश्यक वो झगड़ा भी मोल नहीं लेते थे और किसी भी चीज़ को कभी नहीं छूते थे और ना ही बिना पूछे उसको अपने व्यवहार में लाते थे। ये उनके व्यक्तित्व की विशेषता थी। तो वो झूठ नहीं बोलते थे, सबसे खड़ा व्यवहार रखते थे। सही बात कहने में उन्हें थोड़ी सी भी संकोच नहीं होती थी। वह किसी से अनावश्यक झगड़ा भी नहीं मोल लेते थे और ना ही किसी के चीज़ को छूते थे। अब बिना पूछे तो बिल्कुल अपने जीवन में उन चीज़ों को व्यवहार में नहीं लाते थे। और खेत में वो जो कुछ भी अनाज को पैदा करते थे यानी उपजाते थे, वो सबसे पहले अपने सिर पे लाद करके 4 कोस दूर कबीर पंथियों का एक मठ था, वहाँ जा कर के वो सभी अनाज को वहाँ पर भेंट स्वरूप दे देते थे। और उसके बाद कबीर पंथी मठ से उन्हें जो प्रसाद के रूप में अनाज मिलता था, वही अनाज को ले करके अपने घर आते थे और उसी से अपने परिवार का गुजर बसर करते थे। यानी धन के संचय के प्रति उनके मन में कोई लालच नहीं था। कबीर के पदों को वो बहुत ही मधुरता से, बहुत ही मधुर स्वर के में वो गाते थे कि सुनने वाला भी मंत्रमुग्ध हो जाता था। कबीर के सीधे साधे पद भी उनके कंठ से निकलकर लेखक लिखते हैं कि सजीव हो उठता था। आषाढ़ के महीने में जब रिमझिम बारिश होती थी, अब पूरा गांव धान की रोपाई के लिए खेतों में लगा रहता था। कोई खेत में हल चला रहा होता था तो कोई धान के पौधों की रोपाई कर रहा होता था। बच्चे धान के पानी भरे खेतों में उछल कूद कर रहे होते थे। औरतें कलेवा जो सुबह का ब्रेकफास्ट है उसे लेकर मेड़ पर बैठी रहती थीं। बड़ा ही मनमोहक दृश्य होता था। जब आसमान बादलों से घिरा रहता था और ठंडी हवाएं चल रही होती थी, ऐसे में भगत जी के गीतों के मधुर स्वर, वो जो गीत गाते थे, अभी मैंने बताया कबीर के दोहे होते थे, कबीर की साखियां, बड़े ही मनमोहक अंदाज में वो गाते थे। काम खेतों में काम करते हुए, पूरी तरह से कीचड़ में सने हुए धान की रोपाई करते हुए वे कबीर के पदों को गाते थे।
उनके गाने को सुनकर, उनके मधुर स्वर को सुनकर जैसे लगता था कि उनका जो मधुर स्वर है एक ओर तो स्वर्ग की तरफ जा रहा हो और दूसरी ओर पृथ्वी पर पे जो खड़े लोग हैं, खेतों में उनके आसपास जो लोग हैं, उसकी तरफ आ रहा हो। खेलते हुए बच्चे उनके गानों में झूम उठते थे। औरतें उनके स्वर को सुनकर गुनगुनाने लगती थीं। हल चलाने वाले लोगों के पैरों में भी अब ताल से उठने लगती थी और रोपनी वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती थीं। लेखक लिखते हैं कि बाल गोविंद भगत के संगीत में जादू था, जादू। आषाढ़ के महीने का मैंने बताया। अब भादों में देखिए उनका व्यक्तित्व कैसा था। भादों की काली अंधेरी रात में जब सारा संसार सोया रहता था, तब बाल गोविंद भगत जी का संगीत जाग रहा होता था। कार्तिक महीने के आते ही बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो जाती थी। कार्तिक महीने में प्रभातियां गाना शुरू करते थे, जो फागुन महीने तक चलता था। यदि पूछा जाए आपसे प्रश्न कि बाल गोविंद भगत जी प्रभातियां कब गाते थे, तो कार्तिक महीने से लेकर फागुन महीने तक वो प्रभातियां गाते थे। और इन दोनों वे सवेरे उठकर गांव से 2 मील की दूरी पर जाते थे रोज नदी में स्नान करने। कितनी दूरी? 2 मील की दूरी। और स्नान कर जब वो लौटते थे तो उनके गांव के बाहर ही एक पोखर था। उस पोखर के ऊंचे भिंडे पर वह जाकर के बैठ जाते थे अपनी खंजरी को लेकर, और उसको क्या करते थे कि खंजरी बजा बजा करके वो कबीर के पदों को गाने लगते थे। और गर्मियों में तो वो अपने घर में ही, आंगन में ही आसन जमा कर बैठ जाते थे और अपनी मंडली के साथ, यानी और भी कुछ लोग जमा हो जाते थे गांव के, और उसके साथ वो गाते थे। लेखक लिखते हैं कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका जो इकलौता बेटा था उसकी मृत्यु हो गई। उनका जो बेटा था, उन्होंने अपने बेटे का विवाह बड़े ही प्यार से किया था। घर में सुंदर और सुशील बहू आई थी, जिससे भगत जी को दुनियादारी और घर गृहस्थी के झंझट से एक तरह से मुक्ति उन्हें मिल गई थी, क्योंकि अब घर का सारा कामकाज उनकी बहू देख लेती थी। अब इकलौते बेटे की मृत्यु के बाद उन्होंने क्या किया कि अपने मृत बेटे की देह को आंगन में एक चटाई पर लेटा देते हैं और उसके ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा, जिसे हम कफन कहते हैं, एक सफ़ेद कपड़ा से उनके मृत शरीर को, यानी अपने बेटे के मृत शरीर को वो ढक देते हैं। उसके ऊपर कुछ फूल और तुलसी पत्ते को बिखेर देते हैं। वो सर के सामने एक दीपक जला देते हैं, दिया, और वहीं पर उसके सामने ही जमीन पर वह आसन लगाकर बैठ जाते हैं और गीत गाते रहते हैं, वो भी पूरी तल्लीनता के साथ। जबकि उनकी जो बहू थी वह अपने पति की मृत्यु पर काफी दुखी थी, इसलिए खूब रो रही थी। जबकि दूसरी ओर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे हैं, पूरी तल्लीनता के साथ पदों को गा रहे हैं और अपनी बहू को वो समझा रहे हैं कि रो मत, क्योंकि ये मृत्यु जो है उत्सव मनाने का समय है। अपनी बहू को कह रहे हैं उत्सव मनाओ। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनका मानना था कि जो ये बिरहनी आत्मा है आज परमात्मा से मिलने जा रही है। जब आत्मा परमात्मा से मिलने जा रही हो तो ऐसे में हमें आनंद मनाना चाहिए और रोने के बजाय उत्सव मनाना चाहिए। उन्होंने सामाजिक रूढ़ी को ना मानते हुए अपने बेटे की चिता को
आग भी उन्होंने अपने बहू से ही लगवाई, यानी पत्नी ने ही अपने पति का अंतिम संस्कार किया। और श्राद्ध की जो अवधि होती है वह पूरी होते ही बाल गोविंद भगत जी ने अपने बहू के भाइयों को उन्होंने बुलाया। अब बुला करके बहू को उसके साथ भेज दिया और साथ में यह भी आदेश दिया कि बहू की दूसरी शादी करा देना है, यानी इसे विधवा जीवन नहीं जीते रहना है बल्कि इसकी दूसरी शादी कराना है। तो यहाँ देखिए सामाजिक रूढ़ियों के प्रति बाल गोविंद भगत जी का जो विचार है कि अपने बेटे के चिता को उन्होंने बहू से लगवाया, उनकी चिता को आग, श्राद्ध कर्म भी बहू से ही पूरा करवाया और उनके भाइयों को यह कहा कि इसकी जो हमारी बहू है इसकी दूसरी शादी भी करा देना है। लेकिन भगत जी की जो बहू है वह भगत जी को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि इकलौते बेटे की मृत्यु के बाद अब उनका सहारा घर में और कोई है नहीं। अब यहाँ पे यदि कोई उनका सहारा है तो एकमात्र उनकी बहू ही उनका सहारा है, इसलिए वह छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। वह भगत जी का सेवा करना चाहती थी। लेकिन भगत जी अपने निर्णय पर अटल थे। उन्होंने अपने बहू को भाइयों के साथ जाने के लिए विवश कर दिया। राम वृक्ष बेनीपुरी अपने इस रेखा चित्र में लिखते हैं कि बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उन्हीं के अनुरूप हुई जैसा वो चाहते थे। वो प्रत्येक वर्ष अपने गांव से लगभग 30 कोस की दूरी पर गंगा स्नान करने के लिए पैदल ही जाते थे। प्रत्येक वर्ष इनका दिनचर्या था प्रत्येक वर्ष का, कि उनके गांव से जो गंगा की दूरी है वो 30 कोस की, और वहां पे वो पैदल ही जाते थे गंगा स्नान करने। घर से जो खाकर जाते थे फिर लौटकर घर में ही खाते थे, रास्ते में कुछ खाते नहीं थे। घर से जो खाना खा के गए वो आप सोचिए 30 कोस की दूरी वो जाते थे, गंगा नहाते थे, फिर 30 कोस की दूरी फिर पैदल चल के आते थे, तभी घर में खाते थे। और घर पहुंचने तक वो उपवास में ही रहते थे, रास्ते में कुछ नहीं खाते थे। रास्ते में केवल वो गाना गाते हुए, ढपली बजाते हुए वो जाते थे। अब प्यास जब लगती थी तो वो पानी पी लेते थे। अब बुढ़ापा भी उन पर हावी होने लगा था। इस बार जब वो गंगा स्नान से लौटे तो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, किंतु वह अपने अनुशासन युक्त जीवन को छोड़ने वाले नहीं थे। जो उनका नेम व्रत है वो यथावत चलता था। घर लौटकर उन्होंने अपनी वही पुरानी दिनचर्या जारी रखा। लोगों ने उन्हें समझाया, लोगों ने उन्हें आराम करने के लिए कहा, लेकिन वो सबको हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी यही हुआ कि उन्होंने संध्या में गीत गाया था, लेकिन सुबह के वक्त लोगों ने उनका गीत नहीं सुना। ऐसा कभी होता नहीं था कि सुबह बाल गोविंद भगत जी का गीत ना हो, लोग सुने, लेकिन उस दिन लोगों ने उनका गीत नहीं सुना। तो लोग जाकर के उनके घर पे देखा तो पता चला कि बाल गोविंद भगत अब नहीं रहे। वहाँ पे केवल और केवल उनका मृत शरीर यानी पंजर पड़ा हुआ है। बाल गोविंद भगत जी का ये रेखा चित्र का सार है। अगली क्लास में हम लोग इसके प्रश्नोत्तर वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी देखेंगे। आप यदि इसके इस सार को बहुत ही गंभीरता से यदि आप इसे एक बार देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो मुझे लगता है कि प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर आप दे पाने में सक्षम होंगे। धन्यवाद।